हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श मैथमेटिक्स एकेडमी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 1, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे रिलेशंस, है ना। रिलेशन पढ़ने के पहले अपन को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लाइक सेट क्या होते हैं, फिर कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होते हैं, और रिलेशंस क्या होते हैं। यानी ये सब पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे रिलेशंस क्या होते हैं। यहाँ से अपन बेसिक आइडिया लेंगे, है ना, यहाँ से बेसिक आइडिया लेंगे और वहां से अपन जाएंगे रिलेशंस के पास, यानी रिलेशंस होते क्या हैं, किस तरीके से डिफाइन किए गए होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेट्स क्या होते हैं। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। तो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे पेन हो सकते हैं, मंथ्स नेम हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स अपन कुछ भी ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऐसी चीजें भी हो सकती है जिसको छू सकते हैं, ऐसी चीजें भी हो सकती है जिसको हम नहीं छू सकते हैं, फील कर सकते हैं या देख नहीं सकते, तो कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो उन ऑब्जेक्ट्स का अपन को कलेक्शन लेना है, और कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। यानी ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड को समझने के लिए अपन दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैंने लिया ए ओ यू, है ना, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, और दूसरा लिया वी और एम। ठीक है, मैंने ये दो एग्जाम्पल लिया। तो पहले देखो, ये क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वोवेल्स हैं। तो अब मैं किसी से भी पूछूं कि मेरे को एक कलेक्शन लाके दो जिसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स हो, है ना, तो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स तो सब यही लिख के लाएंगे, इसके अलावा तो कुछ लिख के नहीं लाएंगे ना। तो जब इसी की ही बात हो रही है, इसके किसी भी एलिमेंट पर ऑब्जेक्शन नहीं उठ रहा है कि ये वोवेल्स नहीं बनेगा, ये होगा या नहीं होगा, ये जितने भी वोवेल्स को बनाने की बोलूंगी मैं, वो यही बनाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनाने वाला। तो जब एलिमेंट्स पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना, तो वो सेट, वो कलेक्शन जो होता है वो वेल डिफाइंड हो जाता है। और इस एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं किसी को बोलूं कि आप बेस्ट क्रिकेटर्स का कलेक्शन लाके दो, तो कोई मेरे को लाके दे देगा, जैसे मैंने लिए विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, तो कोई और लाके दे देगा, मैं मेरे लिए तो सिर्फ विराट कोहली, कोई लाके दे देगा सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी, कोई लाके दे देगा सिर्फ सचिन तेंदुलकर, कोई महेंद्र सिंह और धोनी, सॉरी, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, फिर कोई लेके आ जाएंगे सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। तो इस तरीके से सबके लिए क्या हो रहा है? अलग अलग सेट बन रहे हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर बना नहीं रहा। जब ये मैंने बनाया, तो कोई इस पर ऑब्जेक्शन उठा देगा, कोई इस पर ऑब्जेक्शन उठा देगा। तो जब ऐसे ऑब्जेक्शन उठ रहा है ना सेट के एलिमेंट्स पर, तब अपन बोलते हैं कि वो सेट जो होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं सेट्स क्या होते हैं। और सेट्स को रिप्रेजेंट करने का भी तरीका होता है। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में जनरली अपन जैसे ये लिख रखा है ना, एक कर्ली ब्रैकेट बनाना है, एलिमेंट्स को लिखना है, और उनके बीच में क्या लगा देना है? कॉमा लगा देना है, कॉमा से उनको सेपरेट कर देना है। ये हो गई रोस्टर फॉर्म। जैसे अगर मैं एक और एग्जाम्पल लू, वो सारे नेचुरल नंबर जो 8 को डिवाइड करते हैं, 8 को डिवाइड कौन कौन करेगा? 1 2 4 एंड 8। तो ये सेट, अब इसके अंदर मैंने कर्ली ब्रैकेट लिया, एलिमेंट लिखे और उनके बीच में कॉमा लगा दिया। अब यही मेरे को क्या बनाना है? सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। बनाने के लिए जैसे मैं ये एग्जांपल लेती हूँ, इसी का ही सेट बिल्डर फॉर्म बनाती हूँ। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए अपने पास होना चाहिए एक वेरिएबल। तो मैंने माना x कोई वेरिएबल है, x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या हो गया? अपन को इसको इस तरीके से लिख देना है, अपन क्या सेट बना रहे हैं उसके बारे में लिख देना है, क्या रूल है, क्या कॉमन प्रॉपर्टी है किसी सेट के सारे एलिमेंट्स के बीच में। जैसे यहाँ पे इसके लिए क्या लिखेंगे? x सच दैट x इज अ डिवीजर ऑफ 8। इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म होती है। सेट बिल्डर फॉर्म जब अपन रिलेशन पढ़ेंगे तो काफी बार सेट बिल्डर फॉर्म ही बनाएंगे सेट्स की, क्योंकि रिलेशन भी एक तरीके का सेट होता है ना। तो अब देखते हैं अपन आगे कुछ सेट की अंदर ही प्रॉपर्टी सेट किस किस टाइप के होते हैं। तो अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पर सेट को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? फाइनाइट हो। इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो। तो फाइनाइट सेट में जैसे अगर अपन उसको गिन पा रहे हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे कर पा रहे हैं, गिन पा रहे हैं, फाइनाइट नंबर आ रहा है, फाइनाइट नेचुरल नंबर आ रहा है, यानी काउंटिंग करने पर एक नेचुरल नंबर मिल रहा है अपन को, तो वो सेट होता है फाइनाइट सेट। जैसे मैंने ये 3 पेन लिए, अब इन तीनों पेनों का मैं बना रही हूँ एक सेट। तो ये मैंने सेट बना लिया। अब मैं बोलूंगी इसके अंदर कितने एलिमेंट है? तो 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स है। तो ये फाइनाइट सेट हुआ क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। और इनफाइनाइट सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, तो उसको इनफाइनाइट सेट। और जो एक अपना एम्प्टी सेट होता है ना, एम्प्टी
एम्प्टी सेट जो होता है वो भी फाइनाइट होता है, क्योंकि जीरो जीरो इनफाइनाइट तो है नहीं, तो वो क्या है, फाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट जैसे अपन ले लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। रियल नंबर का सेट और इंटीजर्स का सेट, ये सारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो जब अपन फाइनाइट सेट की बात करते हैं तो अपन को एक नेचुरल नंबर मिल रहा है, तो जो वो नेचुरल नंबर मिलता है ना, वो होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। क्या होता है, कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट, यानी कि किसी सेट के अंदर कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट प्रेजेंट हैं, वो उस सेट की क्या होती है, कार्डिनलिटी होती है। जैसे डिस्टिंक्ट का क्या मतलब हुआ, जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया 1 2 एंड 3, और दूसरा मैंने ले लिया 1 1 2 3, तीसरा मैंने ले लिया 1 2 2 3 3। तो आप बोलोगे इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, एलिमेंट है, तो ऐसा नहीं है, इन सबके अंदर 3 एलिमेंट ही हैं। क्योंकि जब अपन कार्डिनलिटी की बात करते हैं ना, तो अपने पास डिस्टिंक्ट होना जरूरी है, यानी कि एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट को ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पे सारी डिस्टिंक्ट है तो 3 हो गई, यहाँ पे ये दोनों सेम है तो यहाँ पे इन दोनों की जगह 2 नहीं सिर्फ 1 ही होगा, यहाँ पे 2 2 है तो ये 2 2 नहीं काउंट होंगे, सिर्फ 1 1 ही काउंट होंगे। तो ये इस तरीके से अपन इनको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे जो कार्डिनलिटी होती है किसी सेट की, उसको एन ए से डिनोट करते हैं, यानी कि जैसे एन है, वो जैसे अपन ने देखा कि ए ई आई ओ यू, उसके अंदर कितने 5 एलिमेंट है, तो वो एन ए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा उसका। अब देखते हैं कुछ सिंबल्स जो अपन रिलेशन पढ़ने में यूज करेंगे, जिससे अपने चीजें इजी हो जाएगी थोड़ा लिखना, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू ये होता है एप्सिलॉन, क्या होता है, एप्सिलॉन। और इसको जब अपन सेट्स वगैरह की बात करते हैं तो इसको ऐसे रीड करते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है, जैसे कि एग्जांपल से देखो, ये मैंने ले लिया ए बी और सी, ये मैंने कोई एग्जांपल लिया किसी सेट का, तो मैं बोलूंगी कि ए ना वो इस ए का मेंबर है, बी इस बी ए का मेंबर है, डी इसका मेंबर नहीं है। तो जब मैं बोल रही हूँ ना ए इसका मेंबर है, तो अपन इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए belongs to A, B belongs to A। बट अगर मैं D की बात करूं तो D does not belongs to A, जब वो इसके अंदर नहीं है, वो इसका मेंबर नहीं है, तो अपन बोल देंगे कि does not belongs to, implies that। ये दोनों सिंबल हो गए अपने पास। देखते हैं implies that, यानी किसी चीज को इम्प्लाई करना, ये चीज उसको इम्प्लाई कर दिया। कैसे, देखो मैंने लिखा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 5 है ना, क्योंकि मैं 5 रखूंगी तो मेरे को इक्वेशन इक्वल हो जाएगी, इसका ये रूट मिल गया ना इस इक्वेशन का, है ना। तो ये इसको इम्प्लाई कर रहा है। पर क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4? नहीं कर सकती ना। ये यहाँ पे जब नहीं कर सकते तो यहाँ पे लिखते हैं डज नॉट इम्प्लाइज टू, डज नॉट इम्प्लाइज टू, क्योंकि जब मैं यहाँ पे 4 रखूंगी तो 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जो तो 0 के इक्वल नहीं है। तो ये इसको इम्प्लाई नहीं करता, पर ये इसको इम्प्लाई करता है। अब देखते हैं ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल इस तरीके से बराबर का साइन है, फिर इधर भी एरो, इधर भी दोनों साइड एरो का निशान हो गया। तो इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ को कैसे समझते हैं, दोनों तरीके से इंप्लाई करनी चाहिए, ये इसको इंप्लाई कर रहा है, ये इसको इंप्लाई, दोनों एक दूसरे को इंप्लाई करने चाहिए। जैसे हम 2 बहनें हैं, तो मैं इसकी बहन हूँ, वो मेरी बहन है, तो इफ एंड ओनली इफ हुआ ना, दोनों एक दूसरे को इंप्लाई करना। फिर आता है कोलोन। कोलोन क्या होता है, जब अपन सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे थे ना, तब अपन ने क्या लिखा था यहाँ पे, ये कोलोन, क्या लिखा था, कोलोन। इसको रीड करते हैं सच दैट से। तो ये किसके अंदर यूज होता है, जब अपन सेट का रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, या फिर हाँ सेट का रिप्रेजेंटेशन और भी कहीं यूज होता है, पर मेनली अपन यहाँ पे सच दैट बोलने की जगह पे कोलोन बना देंगे। अब देखते हैं कुछ और। अब जैसे सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, एम्प्टी सेट, मोड। तो सबसेट क्या होता है, तो देखो मेरे पास 2 सेट है 1 2 3, और दूसरा मेरा सेट है बी, वो है मेरे पास 2 and 3। तो देखो सबसेट क्या होता है, सबसेट का मतलब होता है कि एक सेट है बी, ये सेट है बी, इसका हर एलिमेंट अगर इसके अंदर होगा वो एक का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट आ रहा है यानी उसका सबसेट। उसमें से कुछ एलिमेंट छांट के अपन ने छोटा सेट बना दिया, वो होता है सबसेट। यानी कि यहाँ पे क्या है, बी इज सबसेट ऑफ ए। यूनियन, यूनियन क्या होता है, एक सेट दूसरे सेट दोनों का यूनियन कर दो तो अपना क्या बन जाएगा, पूरा एक दूसरा सेट बन जाएगा। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा इन सेट के लिए, 1 2 3, क्योंकि 1 इसमें नहीं है, पर यूनियन करेंगे तो 1 तो आ ही जाएगा ना। वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो इसको, है ना। ये 2 3 इसी के अंदर आ जाएगा, ये रहा 1 और यहाँ पे 2 3 लिख देंगे अपन, तो वहां से वेन डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं। फिर इंटरसेक्शन, दोनों के अंदर कौन
चीज है, कॉमन चीज अपन को क्या देखनी है, जो कॉमन एलिमेंट्स हो वो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा अपने यहाँ पे, बनेगा 2 3, है ना, हो गया। अब देखते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, वॉइड सेट, नल सेट, इसको इसके और नाम है वॉइड सेट, नल सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, जो खाली हो, जिसके अंदर कुछ नहीं हो। तो अगर मैं किसी को बोलूं आप एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें 9th क्लास के स्टूडेंट भी पढ़ते हो, 10th क्लास के स्टूडेंट भी, यानी ऐसा स्टूडेंट जो प्रेजेंट में 9th भी पढ़ रहा है और 10th भी पढ़ रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो ऐसा कोई सेट बनेगा नहीं, तो वो सेट होता है एम्प्टी सेट। अब देखते हैं मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस क्या करता है, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है। बहुत अच्छी बात है इसकी कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, पर पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है, उसको कभी भी नेगेटिव नहीं करता और नेगेटिव को हमेशा पॉजिटिव कर देता है। तो अपनी लाइफ में भी मॉडुलस होना चाहिए, अपन को भी हमारी नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी लानी चाहिए। तो यहाँ पे देखो -2 को यहाँ पे कर दिया 2, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, -31 को लिख देंगे 31, पर अगर 3 होगा तो उसको 3 ही लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव को ये पॉजिटिव ही रखता है। इस तरीके से मॉडुलस का यूज होता है। जब अपन रिलेशन डिफाइन करेंगे ना, अलग अलग रिलेशन, तो अपन मॉडुलस पे भी रिलेशन डिफाइन करेंगे, अलग अलग एलिमेंट्स पर मॉडुलस लगाएंगे। तो ये हो गए कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ सिंबल्स जिनका अपन यूज करेंगे। सेट के बारे में देख लिया, कार्डिनलिटी देख ली। अब अपन पढ़ते हैं रिलेशन की तरफ। तो रिलेशन पढ़ने से पहले कुछ एक और कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसी का बहुत यूज होगा, उसी से ही अपन रिलेशन डिफाइन कराएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स क्या होता है। तो इसके लिए समझते हैं अपन एक चीज, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मैंने लिया एक सेट ए जिसके अंदर मैंने कुछ कलर्स डाले, मैंने डाला रेड एंड ब्लू, और मैंने एक दूसरा सेट लिया जिसके अंदर मैंने एक तो डाल दिया टी शर्ट, जिसको टी से डिनोट कर रही हूँ, एक दूसरा डाल दिया मैंने बी डिनोट कर रहा है बैग को। तो अब मैं टी शर्ट और बैग को क्या क्या कलर दे सकती हूँ, क्या क्या चॉइसेस हो सकती है मेरे पास, तो वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं ये कर सकती हूँ क्या, रेड टी शर्ट रेड बैग कर सकती हूँ। फिर मैं ये भी कर सकती हूँ ना, ब्लू टी शर्ट और ब्लू बैग। तो मेरे पास इतनी चॉइसेस आ गई ना, ये चीजें कर सकती हूँ मैं, ये हो सकता है यहाँ पे। तो ये जो सेट बना ना, ये जो सेट बना, क्योंकि इन सेट के एलिमेंट्स ये हैं, तो ये जो सेट बना ये होता है A क्रॉस B। क्या होता है, A क्रॉस B, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यानी ये जो अपन मैंने इस तरीके से फॉर्म में लिखा ना, ये एक ब्रैकेट बना के फिर अंदर रेड और टी लिखा है और बीच में कोमा लगा दिया, तो ये होता है जब अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है। यानी इसको टी रेड नहीं लिख सकते, इसको रेड टी ही लिख सकते हैं ना, टी रेड नहीं लिख पाएंगे इसको। तो ये अपना ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर पेयर। जब अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ऑर्डर मैटर करता है, पर सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसको मैं बी और टी भी लिख सकती हूँ, तो ये तो भी ये यही बनेगा, तो वहां पे डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, पर ये ऑर्डर पेयर होना चाहिए, इन एलिमेंट्स के अंदर ऑर्डर होना चाहिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन दो नॉन एम्प्टी सेट का देखते हैं। नॉन एम्प्टी सेट क्यों लेते हैं, यहाँ पे एम्प्टी क्यों नहीं लेते। जब एम्प्टी ले लेंगे तो अपन एक एलिमेंट का दूसरे के बताएंगे, क्या कहाँ पे अपन ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, उसका नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अपने पास फर्स्ट सेट ही खाली है, कोई एलिमेंट ही नहीं ला पाएंगे। तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए यहाँ पे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। यानी कि P एंड Q से जो ऑर्डर्ड रहे हैं, P से Q में जा रहे हैं अपन, तब जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, जितने भी बन सकते हैं सारे, कोई छोड़ना नहीं है, जितने भी ऑर्डर पेयर बनते हैं वो अपना क्या बना देगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर P Q, जहां P में से ही आ रहा है, Q आ रहा है। यहाँ पर P पर Q का एलिमेंट नहीं लिख सकते, Q पर P का एलिमेंट नहीं लिख सकते, ऑर्डर मैटर करता है। ओके, इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिया AB, है ना, दूसरा मैंने ले लिया 1 2 एंड 3, ये मेरा B सेट है। तो इसमें मैं ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाऊंगी, A क्रॉस B का। तो A क्रॉस B का एलिमेंट बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए, A में से पहला एलिमेंट A में से आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट B में से आना चाहिए।
तो मैंने पहला एलिमेंट ले लिया ए से ए और दूसरा एलिमेंट ले लिया 1, पहला एलिमेंट ले लिया ए, दूसरा ले लिया A3, फिर A2 A3, फिर बनेगा अपने पास B1 B2 B3 इस तरीके से। तो ये अपने क्या बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, A एंड B का। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगर किसी सेट के अंदर P एलिमेंट्स है तो माना इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, कार्डिनलिटी ऑफ A क्या है अपने पास 2 है और कार्डिनलिटी ऑफ B क्या है अपने पास 3 है। तो P एंड Q मिल गए अपने पास कि P एलिमेंट है A के अंदर, Q एलिमेंट है B के अंदर। पी क्यू यानी ऑर्डर, सॉरी मल्टीप्लीकेशन, 2 और 3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। यानी कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज पी, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज क्यू, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज पी क्यू। तो यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, एन ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी मेरे पास 6 हो जाएगी, है ना। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर अपन रिलेशन देखेंगे। तो ये एग्जाम्पल है कि 3 दोस्त थे, वो गए किसी मार्केट में गए थे, तो वहां पे एक शॉप थी जहां पे पिज्जा पास्ता बर्गर तीनों क्या मिल रहे थे, फ्री में मिल रहे थे। तो जब फ्री में मिल रहे हैं तो सब कुछ ही लेंगे, सब लेने का ट्राई करेंगे ना। तो पिज्जा पास्ता बर्गर तो राम ने भी तीनों ले ली, श्याम ने भी तीनों ले लिए, विनोद ने भी तीनों ले लिया, यानी कि तीनों को ले रहे हैं। यानी एक सेट में मैंने क्या लिया, 3 बॉयज का कलेक्शन, एक सेट में मैंने क्या लिया, 3 जो भी चीजें पसंद आती है खाने की वो ली मैंने। तो हर एलिमेंट इससे रिलेटेबल है, एक भी एलिमेंट अपन ने छोड़ा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं किया है ना अपन ने, तो ये अपना क्या हो गया, ए क्रॉस बी बन गया पूरा। ये क्या बना अपने पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहीं से रिलेशन की बात आती है। रिलेशन क्या होता है, वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। उसके अंदर जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट हर से रिलेटेड हो, कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। और यहीं पे अगर मैं कंडीशन लगा दूं कि वहां पे फ्री में नहीं मिल रहा है, अब आप जाओ तो फ्री में नहीं मिल रहा है, तो जिसको जितना पसंद होगा, जितना वो दे सकता है उतना ही लेगा वो। तो जैसे राम ने पिज्जा ले लिया, श्याम ने बर्गर ले लिया, विनोद ने पास्ता ले लिया, तो मेरे पास सिर्फ एक सबसेट ही आया कि राम पिज्जा, विनोद पास्ता, श्याम बर्गर, ये 3 एलिमेंट्स ही आए जो इसके क्या, इनके क्या होंगे, सबसेट होंगे। क्या होंगे, सबसेट। तो रिलेशन क्या होता है, इसका सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो रिलेशन को अपन रियल लाइफ में भी देखने का ट्राई करते हैं। देखो जैसे रिलेशन, मैं मेरे पापा की बेटी हूं, तो बेटी हो ना, मैं उनकी डॉटर हूं, है ना, रिलेशन हो गया ना डॉटर का। फिर वो मेरे पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स होने का रिलेशन हो गया। इस तरीके से रिलेशन अपन देखते हैं। तो इसी तरीके से मैथ्स में भी रिलेशन होता है। मैथ्स में कैसे रिलेशन होता है, जैसे अपन ने पढ़े हैं पैरेलल लाइंस। तो जैसे ये 2 लाइंस हैं, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब मैं इनको ऐसे कर दूं तो परपेंडिकुलर है। इन लाइन के बीच में क्या रिलेशन है, पैरेलल होना, परपेंडिकुलर होना। कोई नंबर है तो जैसे 2 और 3 हो गया, तो 2 3 से छोटा है तो छोटा होने का, फिर 3 2 से बड़ा है तो बड़ा होने का रिलेशन। तो इस तरीके से अपन मैथ्स में रिलेशन डिफाइन कराते हैं। और भी काफी तरीके से रिलेशन होते हैं। तो अपन जो पढ़ेंगे ना, वो बेसिकली पढ़ेंगे सेट्स के ऊपर, सेट के ऊपर कैसा रिलेशन अपन लगा पा रहे हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेट के ऊपर कैसे लगाएंगे। तो ए मैंने कोई सेट माना, कौन सा सेट, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल के 12th क्लास के स्टूडेंट। बी मैंने माना 11th क्लास के स्टूडेंट उसी स्कूल के। तो यहाँ पे मैं क्या क्या रिलेशन डिफाइन करा सकती हूँ, आपके मन से आप कोई भी रिलेशन डिफाइन करा सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रिलेशन डिफाइन करा है। पहला रिलेशन है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो अगर मैं मान लू कि 12th क्लास के अंदर 15 स्टूडेंट है और 11th क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, वो कितने बन जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना बन जाएगा मेरे पास, 150 बन जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट 150 बन जाएंगे, उसके अंदर कार्डिनलिटी उसकी 150 बन जाएगी। 150 कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे जिसके अंदर 150 एलिमेंट्स होंगे अपने पास, है ना, 150 एलिमेंट्स होंगे। अब 150 एलिमेंट्स में ही अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट जो था, अब अपन रिलेशन डिफाइन करा रहे हैं। तो रिलेशन क्या डिफाइन कराया, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। तो जैसे 12वीं क्लास में एक लड़का है जिसका नाम है राम, उसका छोटा भाई है जो इसमें पढ़ता है 11th क्लास के अंदर, तो राम, और उसका भाई का नाम मान लिया मैंने विनोद, तो राम विनोद ये मेरा बन गया, क्योंकि ए मेरे को कहां से लाना है, 12th में से, तो मेरा क्या बन जाएगा, राम विनोद। अब एक ऐसा भी तो बना सकती हूँ, विजय और गीता,
लड़की है उसका भाई है तो वो भी इसके क्लास के अंदर पढ़ रहा है, तो ये कलेक्शन बन जाएगा। यानी अगर इतने ही, क्योंकि मेजरली अपन को दिखते नहीं है 11th 12th में भाई बहन ज्यादा, तो अगर हैं तो अपन इस तरीके से, तो अपन ने देखो 150 में से 2 एलिमेंट्स ही निकाले हैं, तो यही इसका सबसेट ही बना और एक रिलेशन भी हो गया। अब इसी तरीके से ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो जैसे मान लिया कि सीता पढ़ती है तो इधर राम पढ़ता है 11वीं के अंदर, तो वो एक अपना सेट बन गया। तो इस तरीके से सेट बना और वो अपना रिलेशन डिफाइन करा देंगे अपन। ये ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। अब ए क्रॉस बी, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी, तो मेजरली अपन को दिख जाएगी कि 12वीं क्लास के बच्चों की एज 11वीं क्लास के बच्चों की एज से ज्यादा है, तो अपन काफी रिलेशन उसके अंदर डिफाइन करा सकते हैं। पर कभी ऐसा भी हो जाता है कि 12वीं के अंदर जो बच्चा है उसकी एज 11वीं के अंदर वाले बच्चे से कम हो, तो ऐसा भी हो सकता है, तो वो नहीं आएंगे अपने। तो जो इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है वो आ जाएगा। फिर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, टोटल marks obtained by A in the final exam is less than the total marks obtained by B in the final exam। ये क्या कह रहा है, जैसे क्लास 12th का कोई लड़का है जिसने 270 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं फाइनल एग्जाम के अंदर, और क्लास बी के 11th क्लास के अंदर किसी ने किए हैं 250, तो अब ये तो अपना नहीं बनेगा क्योंकि 270 250 से छोटा नहीं है। पर अगर इधर 250 और इधर 240 है तो वो अपना रिलेशन बन जाएगा। वो अपन उन बच्चों का कलेक्शन अपन बना देंगे जिनके मार्क्स इस तरीके से आ रहे हैं। तो देख रहे हो अपन कैसे रिलेशन डिफाइन करा रहे हैं। फिर अब इस इन द सेम लोकेलिटी एज बी, यानी कि दोनों एक ही जगह से एक ही लोकेलिटी से आ रहे हैं, तो उनका कलेक्शन बना देंगे, वो बन जाएगा ए क्रॉस बी, और उसका मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट ही बनेगा, तो वो भी क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो देख रहे हो अपन रिलेशन किस तरीके से डिफाइन करा रहे हैं। और यहीं पे अपन ने कौन सी फॉर्म में लिख रहे हैं, इन सब सेट्स को अपन लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो इसीलिए ये यहाँ यूज हुई है कि अपन किस तरीके से इनको लिख पा रहे हैं। तो इसलिए सेट पढ़ना अपना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे भी अपन ने सेट ही लिया था, सेट ही लिया था भाई, तो अपने वही चीज अपन इसके अंदर देख रहे हैं, इसीलिए अपन ना वो पढ़ना जरूरी था। अब देखते हैं रिलेशन की फॉर्मल डेफिनेशन जो अपने बुक्स में लिखी हुई होती है। क्या कह रही है वो, कि ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू, नॉन एम्प्टी सेट आ गया क्योंकि एम्प्टी पे तो रिलेशन डिफाइन नहीं करेंगे, टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब वो खाली भी हो सकता है क्योंकि एम्प्टी सेट भी किसी सेट का सबसेट हो सकता है। तो ऐसा रिलेशन जो बनेगा ना अपना, वो एम्प्टी रिलेशन बनेगा। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन पर काफी क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर। अब देखते हैं कि और क्या, जैसे देखा आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर रिलेशन है आर, तो वो सबसेट कैसा है, ए क्रॉस बी का। किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, ठीक है। अब जब कोई भी एलिमेंट उस रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी रिलेशन अपना क्या था, सेट था, उस सेट का एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर, तो जब ए बी रिलेशन के अंदर आ रहा है तो अपन उसको बोलेंगे कि ए रिलेटेबल टू बी। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने एक एलिमेंट लिया है 1 2 3, एक सेट लिया है 1 2 3 4, दूसरा लिया है ए बी, तो मैंने एक रिलेशन डिफाइन कुछ भी, तो ए क्रॉस बी के अंदर तो एलिमेंट, पर यहाँ पे कितने लिया है मैंने 5, यानी सबसेट ही हुआ, और सबसेट एक रिलेशन होगा ही होगा। जैसे इसके अंदर अपन इसको इस तरीके से बनाने का ट्राई करते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, और इधर है मेरे पास ए एंड बी। तो 1 जो है ए से रिलेट कर रहा है, 2 बी से रिलेट कर रहा है, 3 ए से रिलेट कर रहा है, 3 बी से भी रिलेट कर रहा है, 4 ए से रिलेट कर रहा है। इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, एक रिलेट कर रहे हैं, और मैंने सबसेट ही लिया है क्योंकि और भी तो रिलेट करा सकती हूँ, 2 को ए से करा सकती हूँ, 1 को बी से करा सकती हूँ, पर मैंने इसका सबसेट लिया है, तो ये एक तरीके का रिलेशन है। तो यहाँ पे जब 1 ए लिख रहे हैं ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 रिलेटेबल टू ए, 3 रिलेटेबल टू ए, 3 रिलेटेबल टू बी, इस तरीके से अपन इनको लिखेंगे। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1 2 3 5 6 देन डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अब क्या कर रहे हैं, अपना बी जो सेट है ना उसी को ही ए लिख रहे हैं। अब अपना जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ए क्रॉस ए, और इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, क्योंकि ए के अंदर 6 एलिमेंट है, तो 6 इंटू 6 कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो 36 इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की 36 होगी, है ना। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन डिफाइन कराया मैंने, जैसे x इज लेस देन y, x प्लस y इज इक्वल टू 5, x प्लस y इज लेस देन 12, x इंटू y इज इक्वल टू 100। तो अब देखो यहाँ पे R2 क्या कह रहा है, x प्लस y इज इक्वल टू 5, तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 4 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसका सम क्या है 5 2 3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फिर
3 2 भी आएगा, 4 1 भी आएगा। तो इन एलिमेंट्स से अगर अपन सम कर रहे हैं तो अपने पास क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। इसी तरीके से आप इनके एलिमेंट्स को भी लिख के बताओ। अगर नहीं लिखने आ रहा है आपसे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना। यहाँ पे एक्स वाई का प्रोडक्ट 100, तो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को प्रोडक्ट करूँ उस दूसरे एलिमेंट से या उसको खुद से, तो कभी 100 आएगा, नहीं आएगा। तो ये अपना रिलेशन कैसा होगा, एम्प्टी रिलेशन। ऐसा नहीं कि रिलेशन नहीं होगा, रिलेशन तो अपन ने डिफाइन करा दिया, पर उस रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, वो रिलेशन होगा अपना एम्प्टी रिलेशन। कैसा रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, जो अपन नेक्स्ट क्लास में और पढ़ने वाले हैं उसको अच्छे से। तो अपन ने देख लिया रिलेशंस क्या होते हैं। इसी को जैसे यहाँ पे अपन ने देखा ना, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन करा है कि रिलेशन की राम को ये पसंद है तो राम ने ये ही ले लिया, राम ने ले लिया पिज्जा, है ना। फिर श्याम ने ले लिया बर्गर। फिर और कौन सा है अपना, विनोद ने ले लिया पास्ता। तो इस तरीके से अपन ने रिलेशन डिफाइन करा है। तो अपन देख रहे हैं ना, ये इसी का ही सबसेट बन रहा है। सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन। ओके, अब रिलेशन के अंदर और कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, डोमेन, को डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या होता है, जो जब अपन ए बी लिख रहे हैं अपन, ए बी कहाँ पे लिखा अपन ने, ये ए बी जो है, जो ये ए जहां से आ रहे हैं, ये एलिमेंट जहां से आ रहे हैं वो होती है अपनी डोमेन। यहाँ पे ए जो है, अगर अपन सारे एलिमेंट नहीं लिख रहे हैं तो अपना सारा, जैसे यहाँ पे अगर ये एलिमेंट नहीं होता तो अपन इसमें इसकी डोमेन क्या बन जाती, 1 2 3 ही बनती, 4 नहीं बनती। पर जब अपन को डोमेन की बात करते हैं ना, को डोमेन पूरा बी होता है। को डोमेन जो भी अपना बी होता है, बी के अंदर कितने भी एलिमेंट्स हो वो पूरा अपना क्या हो जाता है, को डोमेन। पर रेंज क्या होती है, रेंज सिर्फ वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आउटपुट में आते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसको। एक सेकेंड, मैं बनाती हूँ एक एग्जाम्पल की तरफ से अपन समझते हैं। जैसे एक मेरा सेट है ये, और दूसरा भी बनाती हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे इसके एलिमेंट को लिखा मैंने 1 2 3, और इसके एलिमेंट को लिखा मैंने ए बी सी एंड डी। ये है मेरा ए, ये है मेरा बी। तो अब मैं अगर इसको डिफाइन करा रही हूँ, कैसे देखो, रिलेशन डिफाइन करा रही हूँ मैंने। 1 को रिलेट कर दिया बी से, 2 को रिलेट कर दिया मैंने यहाँ पे ए से, या 2 को बी से भी कर दो, 2 को ए से भी कर दो, और 2 को डी से कर दो। मैंने इस तरीके से इनको डिफाइन कराया है ना। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिख दिया मैंने बी, तो मैं 2 को बी से रिलेट करा देती हूँ, 2 को ए से रिलेट करा देती हूँ, और 1 को ए से रिलेट करा देती हूँ। तो अब जो मेरी डोमेन होगी ना, यहाँ पे डोमेन जो होगी मेरी, डोमेन जो होगी वो 1 2 होगी, और को डोमेन जो होगी ना, को डोमेन पूरा बी जो सेट है वो पूरा मेरा को डोमेन हो जाएगा, ए बी सी डी सारे ही आ जाएंगे। पर जो रेंज होगी ना, यहाँ पे रेंज जो होगी, रेंज यहाँ पे होगी सिर्फ ए बी एंड डी। जो इमेज बन रही है ना, वो ही अपनी क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। पर जब अपन फंक्शन के अंदर पढ़ते हैं तो ये सारे एलिमेंट उसकी डोमेन में आते हैं। को डोमेन माना जरूरी नहीं है, वो आगे की क्लासेस में अपन देखेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में अपन ने सेट्स पढ़े, सेट्स क्या होते हैं, कार्डिनलिटी क्या होती है, फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फिर अपन ने क्या देखा, कुछ सिंबल्स देखे। फिर देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं सेट्स का, क्योंकि वो पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ये किस तरीके का, कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी क्या होती है। फिर अपन आए रिलेशंस के ऊपर, किसके ऊपर आए, रिलेशंस के ऊपर, कि रिलेशंस क्या क्या होते हैं। फिर अपन ने देखा कि रिलेशन के अंदर डोमेन, को डोमेन, रेंज क्या होती है। तो इतना सब कुछ आज की क्लास में पढ़ा। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी को टॉपिक समझ में नहीं आया हो, इसके अंदर कहीं पे भी डाउट हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालो। और इन सब की पीडीएफ जो है मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, उसका लिंक वहां पे मैंने दिया है। तो आप और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस के ऊपर। तो वहां पे अपन रिलेशन पढ़ेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।